BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू BSSS रिदम द इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो। और हम सर से बात कर रहे हैं और जान रहे हैं MPPSC की एक एक स्टेप के बारे में। तो चलिए चलते हैं MPPSC की पहली स्टेप तो हम आई थिंक क्रॉस कर चुके हैं कि हमने तैयारी कर ली, हमने नोट्स बना लिए। पर प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होता है सर, यूजुअली वो एग्ज़ाम कब होता है? प्रीलिम्स की परीक्षा का वैसे कोई बहुत निश्चित टाइम टेबल नहीं है, पर पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ सालों से MPPSC का विज्ञापन दिसंबर में जारी होता है। और इसकी परीक्षा मतलब जो MPPSC के 3 चरण होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो इनका जो पहला चरण होता है प्रीलिम्स का चरण, वो सामान्यतः अप्रैल या मई में होता है। तो अप्रैल मई के आसपास प्रीलिम्स की परीक्षा होती। सर जैसे कि आपने बताया अप्रैल और मई में परीक्षा होती है, हमने नोट्स के बारे में बात की, हमने MPPSC में सब्जेक्ट्स के बारे में बात की। तो प्रीलिम्स में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं तो? जी बिल्कुल, देखिए MPPSC प्रीलिम्स में पिछले कुछ सालों में काफ़ी बदलाव आया है। बहुत पहले अगर हम देखें तो इनमें सब्जेक्ट्स हुआ करते थे कि आपको अलग से कोई सब्जेक्ट लेना पड़ता था। अब MPPSC प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जिसे कहा जाता है जनरल स्टडीज़ और दूसरे को कहा जाता है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। तो जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, जीके वाला पेपर होता है, उसमें टोटल 10 यूनिट होती है। उसमें से पहली यूनिट मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की होती है, दूसरी यूनिट में इंडिया की हिस्ट्री होती है, यहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। तीसरी यूनिट जो है यहाँ मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी होती है। चौथी यूनिट में यहाँ इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी होती है, मतलब ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की आती है, लेकिन हिस्ट्री केवल इंडिया की आती है। उसके बाद फिर 5वीं यूनिट जो यहाँ पर होती है वो बेसिकली मध्य प्रदेश की पॉलिटी और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पर होती है, मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल सेटअप, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी। 6वीं यूनिट यहाँ पर जो है इंडिया की पॉलिटी, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर होती है। 7वीं यूनिट यहाँ पे साइंस और एनवायरनमेंट की है। 8वीं यूनिट में यहाँ करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स पूछा जाता है, जिसमें करंट अफेयर्स इंटरनेशनल भी होता है, नेशनल भी होता है और मध्य प्रदेश का भी होता है, जिसमें जितने जैसे प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ तो जितने आयोजन हो रहे हैं, जितने अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, जितनी बुक्स न्यूज़ में आए, पर्सन्स न्यूज़ में आए, ये सब करंट अफेयर्स होता है और स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स स्पेशली पूछा जाता है। यूनिट 9 यहाँ पर टेक्नोलॉजी की यूनिट है, जिसमें ICT तो होता ही है, उसके साथ साथ रोबोटिक्स होता है, AI होता है, जो सर्च इंजन्स होते हैं, जो हमारे अलग अलग तरह के वायरसेस होते हैं, मालवेयर होते हैं, इन सब के बारे में एक पूरी यूनिट है, टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स आता है। और एक 10वीं यूनिट होती है जिसमें हमारी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और कुछ ऐसी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, मतलब हमारी कुछ देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के बारे में एक पूरी यूनिट होती है। ऐसा माना जाता है कि चूंकि 10 यूनिट हैं और 100 क्वेश्चन आना है, इसलिए माना जाता है कि लगभग हर यूनिट से 10-10 क्वेश्चन ऑन एवरेज आते हैं। पर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कितने ही आएंगे, तो ये कभी कम ज़्यादा भी हो सकता है, होता भी रहा है। तो जनरल स्टडीज़ का पेपर जिसमें 10 यूनिट हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का होता है। और इसमें आप समझ लीजिए कि आपको 100 में से अगर आप 75 से 80 स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जो दूसरा पेपर होता है जिसे हम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, उसमें 4-5 सब्जेक्ट हैं। उसमें थोड़ा सा मैथ्स होता है, न्यूमेरिकल होते हैं, मैथ्स होता है जो हार्डली 14-15 क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग होता है जो लगभग 14-15 क्वेश्चन होते हैं। लगभग 15 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज के होते हैं। हिंदी लैंग्वेज जो हम 10th क्लास तक हिंदी पढ़ते हैं, जिसमें थोड़ा ग्रामर भी होता है, जिसमें थोड़ा डिक्शन भी होता है, थोड़ा लिटरेचर का क्वेश्चन होता है। और करीब करीब समझ लीजिए 55 क्वेश्चन जो होते हैं, वो जो लगभग 50-55 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है लगभग 15 क्वेश्चन, और रेस्ट 40 क्वेश्चन हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। और अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको 55 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करने हैं। तो ये जो CSET वाला पेपर है, इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबके लिए मैंडेटरी है। फिर हिंदी और इंग्लिश जिस लैंग्वेज वाले हैं उसका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद फिर 15 नंबर का मैथ्स, 15 नंबर का रीजनिंग है। मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो लगभग 4 से 5 सब्जेक्ट हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें आपको अगर आप 40 क्वेश्चंस आपके सही हो जाते हैं आउट ऑफ 100 तो आपका पहला पेपर चेक होता है। अगर आप इसी में क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका GS चेक ही नहीं होता है। लेकिन जो मेरिट बनती है जिससे सिलेक्शन होता है वो केवल GS के मार्क्स से होता है। मतलब आपने CSET क्वालिफाई कर लिया तो आपका CSET अलग रख करके फिर GS में जितना स्कोर है उसके बेसिस पर मेरिट बनती है, उसके बेसिस पे कट ऑफ जारी होता है। पर यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। अगर ये 2 परीक्षाओं के लिए एक ही परीक्षा होती है, मतलब 2 सर्विसेज हैं। एक है जिसे कहा जाता है स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे हम नॉर्मली PSC कहते हैं, और एक होता है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन। स्टेट फॉरेस्ट मतलब कि जो हमारे फॉरेस्ट के ऑफिसर्स होते हैं, बड़े ऑफिसर्स होते हैं, SDO फॉरेस्ट या जिसे हम ACF कहते हैं, वो भी इसी परीक्षा से आते हैं।
तो अगर आप केवल स्टेट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका केवल जीएस मेरिट काउंट होगा, और अगर आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी दोनों का कलेक्टिव मेरिट काउंट होगा। मतलब उसमें सीसेट का स्कोर भी काउंट होता है, जीएस का स्कोर भी काउंट होता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट होते हैं प्रीलिम्स। सर सब्जेक्ट्स आपने बताए, 2 उसके अंदर अलग अलग जी। यूनिट। ये पेपर जो रहता है ये कितने घंटे का पेपर रहता है? 3 घंटे का या उससे ज़्यादा नहीं, का? ये 2 अलग अलग पेपर हैं और ये 2-2 घंटे के होते हैं। 2-2 घंटे के जी, होते हैं, तो जी। टोटल 4 घंटे 4 घंटे होते हैं, बीच में ब्रेक भी मिलता है। बीच में एक ब्रेक जी। मिलता है, उसमें आप रिवाइज कर सकते हैं और जी। उसके बाद वही जैसे आपने बताया नोट्स Yes. खोल के देख सकते हैं। सर प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो क्या स्ट्रैटेजी है कोई एक उसकी पढ़ाई करने की या उसका एग्ज़ाम देने की कोई स्ट्रैटेजी? देखिए, प्रीलिम्स में कुछ ऐसा समझिए कि अगर हम जीएस की बात करें, करीब 100 क्वेश्चंस की बात करें तो 100 क्वेश्चंस में करीब कुछ समझें 50 से 60 क्वेश्चन, अराउंड 60 क्वेश्चंस अगर आपने किसी भी किताब से सब्जेक्ट पढ़ा है तो 60 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चंस होते हैं। आपने हर सब्जेक्ट की कोई भी एक किताब पढ़ ली है तो आप 50-60 क्वेश्चन तक तो पहुंच जाते हैं। ओके। लेकिन सिलेक्शन के लिए आपको चाहिए 80। मतलब ये जो 20 क्वेश्चन होते हैं, इन 20 क्वेश्चंस में आप समझिए ये वो लोग सॉल्व कर पाते हैं जिन लोगों ने उस सब्जेक्ट की मैक्सिमम डिटेलिंग की है। तो आपको केवल सब्जेक्ट ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो आप सिलेक्शन से 20 क्वेश्चन नीचे रह जाएंगे। तो अब आपको फिर हर सब्जेक्ट की डिटेलिंग करनी पड़ती है, और अगर हर सब्जेक्ट की डिटेलिंग करनी है तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि केवल उसके ऊपर ऊपर के फैक्ट नहीं पढ़ने हैं, उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आप इंडिया के नेशनल पार्क्स पढ़ रहे हैं तो आपको केवल इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स नहीं, सारे नेशनल पार्क्स पढ़ने पड़ेंगे। राइट। तो जो लोग डिटेलिंग करते हैं वो 80 तक पहुंच सकते हैं। अब कई बार गलती लोग क्या करते हैं, डिटेलिंग में कंजूसी कर देते हैं, डिटेलिंग करते भी हैं तो याद नहीं करते हैं, इस कारण से कोई एक नंबर से रह जाता है, कोई एक नंबर से हो जाता है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 80 से 100 के बीच भी स्कोर कर रहे होते हैं, जो एकदम श्योर शॉट होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो जनरली अप्रोच पर रिसर्च करते हैं। एक अप्रोच पर रिसर्च करने वाले कि पिछले पेपर को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे और उसके बेसिस पर वो प्रेडिक्शन करेंगे कि एग्जामिनर किस अप्रोच से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं। और एक और नई ट्रिक है, और वो ये है कि सामान्यतः ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डायमेंशन है कि सामान्यतः ये बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स के कुछ क्वेश्चन बड़े हीरो होते हैं एक टाइम में। मतलब हिस्ट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे 50-100 क्वेश्चन जो पिछले 3-4 साल में हर परीक्षा में आए होंगे, हर परीक्षा में आए होंगे। हाँ, वो एक तो बम्पर की, अरे yes, ये तो पहले भी आया है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये इतने हीरो क्वेश्चन होते हैं, इतने पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं। अगर आप ये पॉपुलर क्वेश्चन का बैंक क्रिएट कर गए, मतलब आपको करना ये है कि एमपीपीएससी की तैयारी तो आप कर रहे हैं, लेकिन आप पिछले 2 साल में यूपीएससी से लेकर के यूपी पीसीएस, बिहार पीएससी, राजस्थान पीएससी, एसएससी, व्यापम के एग्जाम्स में जितने क्वेश्चन्स आए हैं, अगर आप उसका बैंक क्रिएट करके और उसे बहुत अच्छे से तैयारी कर गए, तो पूरी संभावना होती है कि 5 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन उस दौर के पॉपुलर क्वेश्चन होते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन अप्रोच क्वेश्चन होते हैं, बाकी लगभग 75 से 80 क्वेश्चन डिटेलिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो ये कुछ अलग अलग लेवल्स हैं, जो जहां रुक रहा है वो खुद समझ जाएगा कि उसने कहां गलती की है। सर अभी आपने बात की हीरो क्वेश्चन की, मतलब जो कई बार मॉक टेस्ट होते हैं जी, तो वो क्या मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और वो काम आते हैं प्रीलिम्स में? देखिए, मॉक टेस्ट को लेकर के पागलपन पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ा है। कोई भी परीक्षा हो, आजकल तो ये ट्रेंड है, आपको आश्चर्य होगा कि आजकल तो ये ट्रेंड है कि लोग केवल टेस्ट लगाते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं और पेपर देने चले जाते हैं। उनको लगता है कि तैयारी का मतलब ही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लें। पहली चीज़ तो ये बहुत ही सुसाइडल स्टेप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब कि आपने अगर केवल पेपर सॉल्व किए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब आपने बैट पकड़ना नहीं सीखा, आपको स्टेडियम में जाना नहीं आता, खड़ा होना नहीं आता, और बस आपने बहुत सारे ये देख लिए कि लोग किस तरह से बॉल खेल रहे हैं, तो उसके बेसिस पर आप अच्छे प्लेयर नहीं बन जाएंगे। यू हैव टू स्टडी। तो केवल मॉक देने से तो आपका कोई भला नहीं होता है, और बहुत लोग ये गलती करते हैं, केवल मॉक दे करके एग्जाम देने चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। मॉक का फ़ायदा क्या है, थोड़ा समझिए। पहले मैं बहुत क्लियरली इस चीज़ को कहूँगा कि अगर मैं पूरे मध्य प्रदेश में तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट और सबके मॉक की बात करूं, तो किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्था का मॉक एग्जैक्टली परीक्षा जैसा नहीं होता। या तो वो परीक्षा से कठिन बनाया जाएगा, या वो परीक्षा से आसान बनाया जाता है। आसान इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चों को फील गुड आता रहे, कठिन इसलिए बनाया जाता है ताकि बच्चों को ये लगता रहे कि वो कोचिंग बहुत अच्छी है। इसलिए मॉक्स कभी भी सटीक नहीं होते। बच्चों के साथ गड़बड़ी होती है कि वो मॉक देंगे और मॉक में उनका स्कोर कम आएगा तो उनको लगेगा कि वो उनकी पढ़ाई कमज़ोर है, जबकि हो सकता है कि मॉक ही कठिन हो।
मॉक में बहुत ज़्यादा नंबर आ गया तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में जीता है, जबकि उसे नहीं पता है कि मॉक बहुत आसान बना दिया गया है। तो एक तो मॉक का लेवल ये तय नहीं करता कि आप परीक्षा में कितना नंबर लाने वाले हैं या आप सेलेक्ट होने वाले हैं। नहीं, ये गलती कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मॉक बनाने वाले पीएससी के पेपर बनाने वाले लोग नहीं हैं। तो एक तो मॉक के एक ये वाला नुकसान सबसे ज़्यादा होता है कि मॉक से या तो बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में जीता है या फिर वो अपने आप को इन्फीरियर समझ करके डिप्रेस हो जाता है। तो मॉक का एक ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो मॉक का फ़ायदा क्या होना चाहिए? मॉक का जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, मॉक एक इसलिए लगाना चाहिए कि मान लीजिए आप किसी कोचिंग में नहीं जाते हैं, मान लीजिए कि आपका कोई एक रूटीन नहीं है, तो मॉक आपको एक टारगेट दे देता है। अगर मान लीजिए अगले संडे को आपका एक टॉपिक का मॉक होने वाला है, तो आपको पता है कि टॉपिक आपको अगले संडे तक फिनिश करना है। तो मॉक आपकी पढ़ाई को व्यवस्थित करने के लिए होते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज आपकी पढ़ाई को व्यवस्थित करता है, आपको एक छोटे छोटे टारगेट देता है, उस बहाने आपका वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो मॉक का एक फ़ायदा ये होता है। मॉक का जो दूसरा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि कई बार हमें परीक्षा का डर बहुत ज़्यादा होता है हमारे अंदर। हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को कुछ और समझ करके टिक कर आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेपर देकर आया था, क्वेश्चन तो कुछ और लिखा हुआ था, हम तो कुछ और समझ करके आ गए। तो ये जो परीक्षा का फियर होता है या एग्जाम में जो ह्यूमन मिस्टेक होती हैं, जो हमारे डर के कारण हम एकदम से उस समय पता नहीं हमें क्या हो जाता है, तो उस डर को ख़त्म करने के लिए परीक्षा के प्रेशर को आप नॉर्मल बना लें। इसके लिए आप कई बार टेस्ट की प्रैक्टिस करें पर स्कोर को भूल जाएं। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चंस भी डायरेक्ट नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्टली घुमा देते हैं। तो आप ये जो इनडायरेक्टली घुमाए गए क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के लिए भी आपका दिमाग अप्लाई करने लगे, आपका दिमाग काम करने लगे, इसके लिए आप अभ्यास करें। तो अभ्यास इसलिए, मॉक का मतलब होता है किसी चीज़ का अभ्यास करना। तो अभ्यास इसलिए करना चाहिए कि कितने तरह से मुझे अपना दिमाग वहाँ चलाना पड़ेगा, वो यहाँ मैं चलाना सीख जाऊँ। पर मॉक का स्कोर आपका फाइनल स्कोर नहीं है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा एमपीपीएससी में होता है मॉक टेस्ट देने का, इसलिए मैं लोगों को सलाह भी दूंगा कि ऐसे मॉक टेस्ट देना चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नए क्वेश्चंस मिलें। देखिए, एमपीपीएससी एक फैक्चुअल परीक्षा है जिसमें किसी के पास ज़्यादा नए फैक्ट होंगे और वही फैक्ट आ गया परीक्षा में तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये समझने वाली परीक्षा नहीं है। ये परीक्षा ये है कि किसके पास कितने ज़्यादा फैक्ट हैं। राइट। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नए फैक्ट ढूंढने की कोशिश हमेशा करते रहना चाहिए। और अगर कोई ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें नए क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप उस टेस्ट सीरीज को लगाते रहिए। अपना स्कोर चेक मत करिए कि आप कितना ला रहे हैं, बस ये देखिए कि अच्छा इसमें से 20 मैंने पढ़े थे और 80 नए क्वेश्चन है, तो मुझे 80 क्वेश्चन का फ़ायदा हो गया। तो टेस्ट सीरीज के फ़ायदे 3 हैं। नुकसान यह है कि टेस्ट सीरीज में या तो आप बहुत हवा में चले जाते हैं और या फिर आप बहुत डर जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी मॉक टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी के अप्रोच और एमपीपीएससी के लेवल के हिसाब से नहीं होती। वो अलग ही सेट होता है पेपर बनाने वाले लोगों का, और ये लोग उतना अच्छा पेपर नहीं बनाते। तो टेस्ट सीरीज के ये 2-3 फायदे होते हैं। ये 2-3 फायदे लीजिए, टेस्ट सीरीज अच्छी है। राइट। सो मॉक टेस्ट की तो हमने बात की। सीसेट मैंने एक सुना है कि वो भी होता है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है? देखिए, सीसेट को चूंकि क्वालिफाइंग पेपर माना जाता है, इसलिए विश्वास मानिए 2 बड़ी सच्चाई आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोग जो सेलेक्ट हो सकते थे आज ऑफिसर होते, वो सीसेट में फेल हो गए। इस कारण से वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स भी नहीं निकाल पाए। हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स, पोटेंशियल स्टूडेंट जो सिलेक्शन थे, वो सीसेट में फेल हो जाते हैं। क्योंकि आप जीएस को जितना टाइम देते हैं उसका 500वां हिस्सा भी आप सीसेट को नहीं देते हैं, जबकि वहाँ भी आपको 40 नंबर लाना है। और वो 40 नहीं लाएंगे तो आप यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे तो आपका चेक ही नहीं होना है पेपर। तो लोग सीसेट को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने मैथ्स रीजनिंग तो पहले से पढ़ी है, हिंदी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो उन्होंने ऑलरेडी स्कूल में कर रखा है। आपने कर रखा है, आपके लिए नई चीज़ें नहीं है वो, लेकिन उसका अभ्यास तो चाहिए। और हर चीज़ का लेवल होता है। मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा 10th या 12th में किया है, और जो जैसा पीएससी में आता है वो दोनों का लेवल अलग है। यहाँ पर जो टेक्स्ट दिया जाता है, जो पैराग्राफ दिया जाता है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई पेपर होता है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी के पेपर को समझना, उसके बेसिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना इज नॉट दैट ईजी। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सीसेट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। सीसेट आपका चलिए इक्वल टाइम नहीं तो एटलीस्ट 1/4 या 1/5 टाइम तो डिजर्व करता है। कि अगर आप 5 महीने तैयारी कर रहे हैं तो आप 1 महीने तो केवल सीसेट को आपको देना ही चाहिए। आपको 20% टाइम सीसेट को देना ही चाहिए। और सीसेट में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए उसी लेवल के क्वेश्चंस की जिस लेवल के क्वेश्चंस पीएससी में आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर परीक्षा में आता है, सबका लेवल और अप्रोच अलग होता है। आप पीएससी के लेवल का करिए। और दूसरी गलती, एक तो उसको टाइम दीजिए, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करिए। दूसरा, कभी 40 नंबर लाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो वो 40 में एक कम रह जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। If you can score
देन 100 में से 100 स्कोर करने की कोशिश कर लीजिए, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो भी आप क्वालिफाई कर जाएं वो पेपर। तो सीसेट में ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। सीसेट में हर तरफ के जो क्वेश्चन हैं उनकी कम से कम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। मैथ्स रीजनिंग के 1000 क्वेश्चन, उतने ही क्वेश्चन आपको हिंदी लैंग्वेज के, उतने ही रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के, और उसी लेवल के पैराग्राफ, उसी तरह के टेक्स्ट के पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले से डेली सीसेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर ये तो सीसेट की बात होगी, पर और कौन से सब्जेक्ट के हम कहते हैं कि किस सेक्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, या मतलब मैं ये नहीं कहूँगी किसको कम फोकस करना चाहिए किसको ज़्यादा, बट फिर भी फोकस मतलब होता है, किस हाँ, होता है। स्टूडेंट्स की नज़र में भी ये चीज़ हमेशा रहती है, और लोग अब 10 यूनिट हैं, सारी यूनिट को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। एमपीपीएससी जो है उसका एक सब्जेक्ट है जो एमपीपीएससी का किंग माना जाता है, दैट इज़ एमपीजीके। एमपीजीके समझ लीजिए लगभग 100 में से 30-35 क्वेश्चंस जो हैं वो एमपीजीके के होते हैं। तो 100 में से 35 एमपीजीके, और एमपीजीके में बहुत ही बेसिक मटेरियल मिलता है, मतलब कोई भी पब्लिकेशन की बुक मिल जाती है, लोग उसे पढ़ करके उसे सफिशिएंट मान लेते हैं। आप 35 तरह के कठिन क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और अगर आपसे नहीं बने वो क्वेश्चन तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो जो पहला सब्जेक्ट है वो एमपीजीके है, जिसे आप जितना ज़्यादा और जितने तरीके से पढ़ सकते हैं आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एमपीजीके अकेला हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट के बराबर है। तो एमपीजीके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमपीजीके के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है, इस एग्जाम का एक डायनेमिक सेक्शन होता है। एग्जाम में 3 सेक्शन होते हैं, एक एमपीजीके, एक डायनेमिक सेक्शन और एक स्टैटिक सेक्शन है। स्टैटिक मतलब जो ऑलरेडी किताबों में लिखा हुआ है वही आने वाला है। डायनेमिक जो रोज अपडेट हो रहा है। यहाँ की 3 यूनिट जो है वो डायनेमिक है। यहाँ पर एक 7th यूनिट है जिसमें इन्वायरमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में क्वेश्चन है। तो ये जो सेक्शन है वो लगातार अपडेट हो रहा है। लगातार इन्वायरमेंट में कोई ना कोई समिट हो रही है, कोई ना कोई अपडेट हो रहे हैं, तो हमें इसे लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। और इसमें जो क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि आपने साइंस की मोटी मोटी किताब पढ़ ली हो इन्वायरमेंट की, लेकिन इसके एक भी क्वेश्चन आपसे ना बने, क्योंकि ये डायनेमिक है, इसलिए इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। पीएससी में एक अप्रोच होता है क्या इंपॉर्टेंट है जिससे में ज़्यादा नंबर आए, एक वो एंगल होता है या वो अप्रोच होता है कि कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है जो ज़्यादा क्वेश्चन गलत करवा सकता है, और अगर ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो गए तो आप बाहर हो सकते हैं। तो पीएससी में पहला एमपीजीके, दूसरा डायनेमिक यूनिट जिसमें से यूनिट 7 है जैसे साइंस एनवायरनमेंट यूनिट कहते हैं, यूनिट 8 जैसे करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स यूनिट कहते हैं, और यूनिट 9 जैसे टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स कहते हैं। इन्हें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हमने ये 2 सेक्शन या यूँ कहें डायनेमिक और एमपीजीके सेक्शन कर लिया तो इन दोनों को मिला के भी आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का वेटेज वहाँ जाकर के लगभग 70 to 75% हो जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने लायक सब्जेक्ट है। सर तो जैसे आपने कहा एमपीजीके, तो मतलब जनरल स्टडीज़ कब तक करंट अफेयर्स वैसे ही हम उससे ही निकालेंगे कि अब ये हो रहा है, कब तक, क्योंकि मई और अप्रैल में एग्जाम है, तो कब तक पढ़ाई हमें उसकी, या कब तक हमें अपडेट रहना चाहिए कि हाँ मतलब इसके बाद अब आपका सवाल ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि कब से करंट अफेयर्स पढ़ें, कितना पुराना पढ़ें, कब तक पढ़ें, हाँ कितना पुराना पढ़ें और कब तक पढ़ें, क्योंकि परीक्षा का पेपर तो बन गया होगा। बिल्कुल। तो कब तक पढ़ना चाहिए। इसके 2 डायमेंशन है, अच्छे से समझें। पहली चीज़ तो ये होता है कि ऑल दो तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में, यूपीएससी या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये माना जाता है कि पिछली परीक्षा से इस परीक्षा तक आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए पिछली परीक्षा जो है मई या जून में हुई है, तो आप उसके बाद से लेकर के इस परीक्षा तक जो हुआ है उसको आप पढ़ लीजिए। ये नॉर्मल सा अप्रोच है जो गलत है, जिसको हमको नहीं मानना चाहिए। एमपीपीएससी के अगर आप पिछले पेपर्स उठा लीजिए तो यहाँ करंट अफेयर्स कई बार 3 साल पुराना भी आ जाता है। तो जब ये 3 साल पुराना करंट अफेयर्स आता है तो लोग पूछते हैं ये क्यों इन्होंने 3 साल पुराना हमारा फिजिकल डेफिसिट पूछ लिया, ये तो करंट नहीं है, ये तो करंट है ही नहीं है, क्योंकि उसके 2 साल बाद और डेटा आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में, या उनका कोई स्कीम जो 2014 में वो हुई थी, शुरू हुई थी, तो उसका लॉन्चिंग डेट पूछ रहे हैं। आज से 10 साल पुरानी लॉन्चिंग डेट क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक होगा। तो यहाँ पर जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे समझिए। एमपीपीएससी में करंट अफेयर्स थीमेटिक होता है, पीरियड सेंट्रिक नहीं होता है। यहाँ थीमेटिक का मतलब ये है कि अगर वो पूछ रहे हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट वायरसेस हैं, तो अगर किसी वायरस ने, किसी ट्रोजन वायरस ने अगर 10 साल पहले अटैक किया होगा और उससे इस पूरी इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचा होगा, तो 10 साल पुराना वायरस इस इंडस्ट्री का तो अवेयरनेस है ना। अगर आप
ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो यूपीआई इंडिया में कब शुरू हुआ? अगर आज 5-6 साल पहले शुरू हुआ तो 6 साल पहले यूपीआई ने आकर के सब कुछ बदला है। तो यूपीआई तो थीमेटिक करंट अफेयर्स हुआ या नहीं हुआ? राइट। तो आपके लिए जो जो थीम इंपॉर्टेंट है, जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसका करंट अफेयर्स 10 साल पुराना पढ़ के आइए। 10 साल पहले से क्या हुआ सब पढ़ के आइए। अगर आईपीएल चल रहा है तो ये भी तो पूछ सकते हैं ना कि किस आईपीएल में सबसे ज्यादा स्कोर बना था। अब आप कहेंगे वो तो 1 साल पहले नहीं बना। तो यहाँ थीम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थीम इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल कॉप समिट हुई तो वो पूछेंगे कि कॉप 15 कब हुई थी, या कॉप 15 में क्या एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि कॉप समिट हुई तो कॉप से रिलेटेड पूरा का पूरा बैकग्राउंड करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एमपीपीएससी में या इवन यूपीएससी में करंट अफेयर्स कभी भी टाइम स्पेसिफिक नहीं होता, थीम स्पेसिफिक होता है। और थीमेटिक करंट अफेयर्स कई बार 1 डिकेड पहले तक भी जा सकता है। ओके, तो ये मतलब पुराना भी हमें मतलब पढ़ना जरूरी है। टॉपिक का बैकग्राउंड पढ़िए, आप समय मत देखिए, आप टॉपिक का बैकग्राउंड। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन अगर हुआ तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में इन्होंने इंडियन डायस्पोरा को एक ओसीआई दी थी, एक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफर की थी। तो ये आप कहेंगे तो 8 साल पुरानी बात है, 10 साल पुरानी बात, आप क्यों पूछ रहे हैं? तो वो उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ करंट अफेयर्स थीमेटिक होता है, पीरियड स्पेसिफिक नहीं होता। राइट। सो सर, ये हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं और इसके बाद हम मेंस पर पहुंचेंगे, बट उससे पहले इस पार्ट का मेरा लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, 2 सवाल हैं 2 पार्ट में। सबसे पहले तो कि क्या अलग से कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, तैयारी करनी चाहिए? और एक पार्ट, कई लोग प्रीलिम्स कई बार उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, कई बार एग्ज़ाम देते हैं, तो उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, या वो किस तरीके से अलग से पढ़ाई करें या क्या? क्योंकि सर स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे और एक एक करके जब हम बात कर रहे हैं तो प्रीलिम्स जो अभी एग्ज़ाम देंगे या देने वाले हैं, तो उनके लिए ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो ऐसा क्या, क्योंकि सर कई बार होता है एज ए स्टूडेंट कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मेंटल जो है हमें लगता है कि यार क्या ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, या फिर 1 नंबर 2 नंबर से भी कई बार स्टूडेंट रह जाते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज यहाँ पे देना देखिए, चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जानना कि ये कॉलेज एग्ज़ाम नहीं है, ये बेस्ट एस्पिरेंट के सिलेक्शन का एग्ज़ाम है। यहाँ पर सब लोग टॉप नहीं कर सकते, यहाँ पर सब लोग सेलेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट हैं, सबसे अच्छे हैं, केवल वही आना है। तो आप तब सेलेक्ट होते हैं जब आपको कुछ ऐसा पता है जो दूसरे को पता नहीं है। और आज हम जिस दौर में जी रहे हैं ये जर्नलाइजेशन का दौर है। जर्नलाइजेशन मतलब मुझे तैयारी करना है तो मैं वही किताब पढ़ूंगा जो मेरे सारे दोस्त पढ़ रहे हैं, मैं उसी तरीके से नोट्स बनाऊंगा जो सारे दोस्त नोट्स बना रहे हैं, मैं उतना ही याद करूंगा जो सारे दोस्त याद कर रहे हैं। तो जितना वो स्कोर करेंगे उतना ही मैं स्कोर करूंगा। 1 नंबर से वो रुक जाएंगे तो मैं भी रुक जाऊंगा। तो बहुत बेसिक सी चीज़ ये समझिए कि प्रतियोगी परीक्षा का तो पहला नियम है कि आपको कुछ अलग से करना ही है। अगर आप दूसरों जैसा करोगे तो आप भी वहीं रुक जाओगे जहां दूसरे रुके हुए हैं। उनसे बनेगा तो आपसे बनेगा, उनसे नहीं बनेगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो आपको कुछ अलग तो करना ही है। अगर इसलिए हर प्रतियोगी परीक्षा को इंडिविजुअलिटी का एग्जाम कहा जाता है कि आप कितने अलग हैं दूसरे से, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। अब यहाँ अगर हम पढ़ाई की बात करें कि हमें क्या अलग करना चाहिए, तो इसमें मैं ज़रूर ये चीज़ कहूँगा कि हर इंसान, एक पेपर है, एक क्वेश्चन आया है, उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है तो अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि 1:20 एक्सरसाइज करिए कि ये क्वेश्चन आया तो अगले 20 क्वेश्चन इस अप्रोच पे कौन से आ सकते हैं। आप पेपर बनाने वाले के दिमाग को हैक कर जाइए। आपने अगर उसका दिमाग पढ़ लिया तो आप अगला पेपर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना है, ये कोई ज्ञान नहीं दे सकता। ये आपकी इंट्यूशन है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये क्वेश्चन बनाते समय इतने सारे क्वेश्चन में से पेपर सेट करने वाले ने, पेपर का एग्जाम का पेपर बनाने वाले ने यही क्वेश्चन क्यों ढूंढा और यही ऑप्शन क्यों डाले और यही डिफिकल्टी क्यों मेरे सामने खड़ी की, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने उसके दिमाग को पढ़ लिया तो मैं अगला पेपर प्रेडिक्ट कर जाता हूं। तो जीतता वो है जिसकी एग्जाम को लेकर के एक समझ होती है और अपनी समझ होती है। जिसकी अपनी समझ है वो दूसरे से अलग है, और वो जो दूसरे से अलग है वही एग्जाम क्रैक करता है। क्योंकि जनरलाइजेशन का दौर है। आपने पूछा करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, तो जो आदमी करंट अफेयर्स एक आदमी पढ़ रहा है, पूरे 1.5 लाख लोग वही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, वही किताब पढ़ रहे हैं, वही टेस्ट लगा रहे हैं, वही वाला वो कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं।
तो जहाँ एक आदमी पहुंचेगा वहीं दूसरा जाकर के रुक जाएगा, जीतेगा वो जो अलग होगा। तो पहले पार्ट तो ये कि आप कुछ अलग करिए। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोग बार बार फेल क्यों होते हैं। मैंने अपने जीवन काल में बहुत स्टूडेंट्स देखे जो 4-4, 5-5 साल से फेल हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार क्यों फेल होते हैं? क्योंकि 2-3 गलतियां। पहली गलती कि वो एक बार पढ़ते हैं, हर बार उसी को रिपीट करते हैं। उनने जो पहली बार नोट्स बनाए, जो किताब पढ़ी, उसी को अगली बार भी पढ़ेंगे, उसी को अगली बार भी पढ़ेंगे। ये नहीं समझ रहे हैं कि वो सफिशिएंट नहीं था, तब आप फेल हुए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप फेल हुए क्योंकि आपसे कुछ 20-25 क्वेश्चन नहीं बने। क्या आपने उन क्वेश्चंस को एनालाइज किया? ये क्वेश्चन क्यों नहीं बना? मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, मतलब मेरा कवरेज कम है, तो मैं लिख लूं कि मुझे कवरेज बढ़ाना है। मुझसे ये क्वेश्चन इसलिए नहीं बना क्योंकि मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक नहीं है, मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करना है। मतलब मैंने पिछले पेपर में जितनी गलतियां हुई हैं, अगर मुझसे 20 गलतियां हुई हैं, तो मुझे उन 20 गलतियों को अगली बार ना हो, उसके लिए मुझे एक रणनीति बनाना है। उसी को मुझे पिछले अटेम्प्ट से अगले अटेम्प्ट तक अप्लाई करना है। लेकिन किसी को आप पूछिए, वो फेल होगा, उसे ये पता नहीं है कि वो फेल क्यों हुआ है। वो दोष देगा दुनिया भर को, पेपर खराब आया था, बाहर आया, सिलेबस से बाहर आया, मैं बीमार हो गया। नहीं, तुमसे गलती हुई है, तुम वो गलती आइडेंटिफाई करो तो तुम्हें उस गलती को दूर करने का रास्ता पता चलेगा और उस रास्ते पर काम कर लो, तो अगली बार तुम वो गलतियां तो नहीं करोगे, और वो गलतियां नहीं करोगे तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। लोग इतने ईमानदार नहीं होते हैं कि वो ये माने कि उनसे गलती हुई है, और उसकी गलती नहीं मानते तो उसका समाधान नहीं खोजते और उस पर काम नहीं करते। वो कभी पेपर को दोष देते हैं, कभी मौसम को दोष देते हैं, कभी लाइट को दोष देते हैं, कभी कुर्सी को दोष देते हैं, और बार बार फेल होते रहते हैं। तो यानी कि सेल्फ एनालाइज करें खुद को, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रीलिम्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक स्टेप, एक सीढ़ी और बढ़ेंगे, जिसे हम मेंस का एग्ज़ाम कहते हैं, जिसको सुन के ही बहुत सारे लोग समझते हैं कि क्या होता होगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि MPPSC की मेंस के एग्ज़ाम के पेपर की तैयारी आप कैसे करें। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।